नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 23 महीने, 1300 एनकाउंटर, 60 मौत, 350 घायल और 3000 से ज्यादा गिरफ्तार। ये यूं कहें कि सरेंडर। ये यूपी में योगी राज के दौरान हुए एनकाउंटर का वो मीटर है जो ये बता रहा है कि राज्य की पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर के हुक्म को कितनी संजीदगी से लिया। यूपी पुलिस का ऑपरेशन ठोक दो इतना चर्चा में है कि अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ठाए ठाए पर अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर योगी सरकार से जवाब मांगा है। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में हुए एनकाउंटर फर्जी थे। तो क्या योगी राज में हुए एनकाउंटर फर्जी थे? तो क्या अपराधियों को जानबूझकर बनाया गया निशाना? मारे गए अपराधियों को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? ये सवाल अब यूपी की सरहद को पार कर देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज तक आ पहुंचा है। क्योंकि जब से यूपी में योगी राज आया है तब से 1300 से ज्यादा एनकाउंटर, 59 अपराधियों की मौत, 327 अपराधी घायल, 3124 अपराधी या तो गिरफ्तार हुए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। शायद इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि जिन अपराधियों को मारा गया क्या उन्हें जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बस योगी जी की इसी बात को सूबे के पुलिस वालों ने गंभीरता से ले लिया और ऐसे दनादन एनकाउंटर किए कि विपक्षियों को कहना ही पड़ा कि ये योगी राज नहीं बल्कि एनकाउंटर राज है। और तो और खुद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ने भी यूपी में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए। लिहाजा इतने सारे आरोपों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को एनकाउंटर के सिलसिले में नोटिस जारी किया है। दरअसल अदालत में इन एनकाउंटरों को लेकर सवाल उठाते हुए एक PIL दायर की गई है, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि यूपी में हुई पुलिस मुठभेड़ों की अदालत की निगरानी में CBI या SIT से जांच कराई जाए। लिहाजा PIL पर आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ये एक गंभीर मामला है जिसमें विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। अब इस मामले में 12 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल यूपी में इन एनकाउंटर को लेकर विरोधी लगातार सवाल उठा रहे थे कि राज्य की पुलिस अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम दे रही है। अगर सही मायने में अपराधियों का सफाया होता तो प्रदेश में लोग बिना खौफ के जी रहे होते। उधर NCRB के आंकड़े भी यूपी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। मिस हो गया। 1 मिनट और समय दूंगा, उसके बाद आप सब फेल हो जाओगे। तस्वीर पुरानी है पर समझने के लिए जरूरी है। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। जब मौका आया तब बंदूक चली ही नहीं। हालांकि ये भी सरकारी बंदूकें हैं। अब जरा इन तस्वीरों की छड़ी देखिए। है ना कमाल। एक तरफ यूपी की सरकारी बंदूकें चलती ही नहीं और अब अचानक वही बंदूकें दनादन गोली उगल रही हैं। उगले भी क्यों ना, जब ट्रिगर पर उंगली योगी के फरमान की हो और एनकाउंटर सरकारी आदेश, तो गोलियां तो चलेंगी। पर सवाल यह है कि अचानक यूपी में एनकाउंटर की छड़ी क्यों लग गई?
क्या यूपी में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा? क्या यूपी में क्रिमिनल इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि अचानक पूरे समाज के लिए खतरा बन गए? क्या यूपी की पुलिस इस कदर बेबस हो गई कि क्राइम पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही? या फिर सरकार ने सबसे आसान रास्ता चुन लिया कि क्राइम खत्म करना है तो क्रिमिनल को ही खत्म कर दो? पर क्या ये रास्ता सही है? क्या यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता और आखिरी हथियार है? अगर हाँ, तो फिर जब तक ये एनकाउंटर जारी है तब तक के लिए क्यों ना यूपी की तमाम अदालतों पर ताला लगा दिया जाए? वैसे भी अदालतों की जगह इंसाफ तो अब सड़क पर ही हो रहा है, वो भी गोलियों से। एनकाउंटर यानी मुठभेड़ शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 20वीं सदी में शुरू हुआ। एनकाउंटर का सीधा सीधा मतलब होता है बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। हालांकि बहुत से लोग एनकाउंटर को सरकारी कत्ल भी कहते हैं। हिंदुस्तान में पहला एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ था, जब मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गैंगस्टर मानिया सुर्वे को 6 गोलियां मारी थी। कहते हैं कि पुलिस गोली मारने के बाद उसे गाड़ी में डालकर तब तक मुंबई की सड़कों पर घुमाती रही जब तक कि वो मर नहीं गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। आजाद हिंदुस्तान का ये पहला एनकाउंटर ही विवादों में घिर गया था। लेकिन ये तमाम एनकाउंटर इसलिए सवाल खड़े करते हैं कि इनमें से हर एनकाउंटर एलानिया कहकर किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ और तमाम जिला पुलिस को बाकायदा घोषित अपराधियों की लिस्ट भेजी गई है और उसी लिस्ट के हिसाब से यूपी में एनकाउंटर जारी है। आज तक भी बंदूक चलानी नहीं आती, पिस्टल लोड कैसे करते हैं पता नहीं, हथियारों के नाम तो खैर कौन याद रखे, ऊपर से गोली और आंसू गैस के गोले की एक्सपायरी डेट कब निकल गई याद ही नहीं। अब ऐसे में आप यूपी पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? बस इतना ही कह सकते हैं कि सचमुच कमाल है योगी जी की पुलिस। अब कोई बुरा ना मान जाए तो लगे हाथ ये भी बता दूं कि यूपी पुलिस की इतनी सारी काबिलियत की पोल पट्टी कोई और नहीं बल्कि खुद यूपी पुलिस ही खोल रही है। दरअसल यूपी पुलिस के एक साहब को लगा कि चलो जरा अपनी टीम का टेस्ट ले लें। अब उस टेस्ट में क्या क्या होता है ये देखने लायक है, तो आइए आप भी देखिए। अफसर, ये पता नहीं कब के हो गए। चेंज नहीं कराएंगे इसको। इनको सर्च करवाए में शून्य जानकारी है, लेकिन 15 से 4 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। दीवान जी लेट जाएंगे। हाँ जी, क्या बोला है ये? पहले तो हमारी सही कि मुख्यमंत्री जी की भाषा सोचिए, वो सदन में हो, मंच पर हो, उनकी एक ही भाषा है। कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा और भाषा ये है कि ठोक दो। तो कभी पुलिस को नहीं समझ में आता है कि उन्हें किसे ठोकना है और कभी जनता को नहीं समझ में आता है कि किसे ठोकना है। प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। हमारे सब साल की राउंड में से इंस्पेक्टर साहब। योगी जी तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसा बना देंगे कि खुद न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट आकर पूछेगा कि भाई करते कैसे हो। तो अब यूपी पुलिस के सीक्रेट फॉर्मूले पर से पर्दा हटने वाला है, जो कि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर यूपी पुलिस करती कैसे है। सबसे पहले पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाने की ट्रेनिंग की झलक देखी, जहां बिजनौर के सीओ अरुण कुमार ने आने से काफी पहले ही ये कह दिया था कि वो निरीक्षण करने आ रहे हैं। अफसर, ये पता नहीं कब के हो गए। तो चेंज नहीं कराएंगे इसको। इनको सर्च करवाए में शून्य जानकारी है, लिखो। निरीक्षण की शुरुआत यूपी के इन दरोगा जी से हुई। दरोगा जी को पैलेट गन दिया गया और कहा चलाइए। ओहो, मिस हो गई। हमारे सब साल की राउंड में से इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं देखते आप सामान निकाल के अपना। एक अरसे से सरकार ने ये पैलेट गन थाने को दी हुई है। थाने के दीवान साहब ने संभाल कर भी रखी, पर न तो दीवान साहब से मतलब न इंस्पेक्टर साहब से मतलब। चल रही है नौकरी, चलने दीजिए।
अक्सर ये पता नहीं कब के होंगे। तो चेंज नहीं कराएंगे इसको। ओ माय गॉड, फिर मिस हो गई। मगर अब अगला फायर कैसे करें? गोली कहां लगेगी? कोई तो बता दो। दीवान साहब की इज्जत पर बनाई, उन्होंने थानेदार से बंदूक छीनी और खुद निशाना लगाने लगे। निरीक्षण अधिकारी ने आखिरकार कह ही दिया, रहने दो, तुमसे ना हो पाए। चलिए अब दूसरी बंदूक ट्राई करते हैं। एक तो सीओ साहब सिर पर खड़े हैं, ऊपर से दूसरे साथियों के सामने बेइज्जती अलग हो रही है। चलिए कम से कम इंस्पेक्टर साहब को तो ये पता होगा ही कि ये बंदूक चलती कैसे है। कैसे चलाते हैं? खैर अब दूसरी बंदूक ट्राई करते हैं, मगर पहले ये तो बताइए कि इस बंदूक को कहते क्या है? क्या बोला है? आज सरदार जी मुश्किल में फंस गए क्योंकि सीओ साहब के किसी भी सवाल का जवाब इंस्पेक्टर साहब के पास है ही नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है? मैगजीन का। दीवान साहब बार बार इंस्पेक्टर साहब की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सीओ साहब ने उन्हें चुप करा दिया। एक मिनट आप चुप रहिए भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? करीब 15 से 20 मिनट की टेस्ट के बाद ये तय हुआ कि इंस्पेक्टर साहब को तो न बंदूक चलानी आती है और ना ही उसके बारे में उन्हें कुछ पता है। इनको सर्च के बारे में शून्य जानकारी है, लिखो। खैर अब इंस्पेक्टर साहब की जानकारी जीरो है, लिहाजा एसओ साहब ने निरीक्षण करने की बजाय हथियारों की जानकारी देनी शुरू कर दी। एक तो इसका जो फायर की आवाज होती है वो सामान्य फायर की तरह होती है, तो लगता है कि गोली चल रही है। फायर करिए। इतना समझाने के बाद भी इंस्पेक्टर साहब गन नहीं चला पाए। कुल मिलाकर इसे एक कंबल पर बिछे इन असलहे और बारूद ने यूपी पुलिस के इन जवानों के जमीर की धज्जियां उड़ा दी। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे मौके पे आप लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीओ साहब थाने में किसी खास इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन करने आए, बल्कि उनका यहाँ आना तो पुलिस थाने और पुलिस वालों की तैयारी के लिए था। लिहाजा अब बारी थी थाने के दूसरे पुलिस वालों के सामान्य और प्रैक्टिकल ज्ञान का। क्या नाम है इसका बताइए? और इसका क्या नाम है? लीजिए साहब, इंस्पेक्टर साहब तो बंदूक का नाम तक नहीं जानते, तो ये उसे कैसे चलाएंगे? हाथों में टीयर गैस चलाने वाली बंदूक लेकर भी इंस्पेक्टर साहब ये नहीं बता पाए कि उसे कहते क्या है। छोड़ दो, कुछ नहीं, अपने आप करने दो। कैसे करते हैं? अब बारी थी थाने के दूसरे इंस्पेक्टर की, जिनके हाथ में आंसू गैस के गोले दिए गए। पूछा गया कि साहब इसे चलाते कैसे हैं, तो देखिए इंस्पेक्टर साहब ने क्या बताया। फिर क्या करोगे? लेट जाएंगे। बताइए, आंसू गैस के गोले चलाने के बाद इंस्पेक्टर साहब लेट जाने को तैयार हैं। अब देखिए हथियारों के सामान ज्ञान में यूपी पुलिस के जवानों का स्तर क्या है। थाने के 2 दरोगा को छोड़कर दूसरे दरोगा तो पिस्टल और दूसरी राइफलों को खोलकर दोबारा बंद तक नहीं कर पाए और ना ही उन्हें हथियारों के नाम तक पता थे। एक इसमें होता है कलर बम, होता है चिली बम भी होता है। कलर बम। कलर बम क्या होता है बताओ? क्या प्रयोग होता है कलर बम? ये तो था जवानों का निरीक्षण। अब आइए आपको दिखाते हैं जब हथियारों का निरीक्षण किया गया तो क्या सामने आया। पता चला कि कई बंदूक और हथगोले तो 4-4 साल पुराने हैं, कारतूस खराब हो चुके हैं, आंसू गैस के गोले भी धोखा दे गए। ये आपकी जून 15 से 4 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। दीवान जी, आज यहाँ थाना नजीबाबाद का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसमें थाने की जो साफ सफाई होती है, व्यवस्था होती है, रख रखाव है चीज़ों का, उनका बारीकी से यहाँ पर उसका निरीक्षण किया गया है। उसके बाद जो हमारे वेपन्स हैं, जो असलहे हैं, उनकी रख रखाव और उनके चाल के संबंध में, उनके चलाने के संबंध में जानकारी के बारे में उप निरीक्षकों को उसको चेक किया गया है। इसमें कुछ कमियां मिली हैं, कुछ लोगों को अभी असलहों की उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की जा रही है इनके द्वारा, तो इसके लिए बताया गया है कि इनको प्रतिदिन जो है समय निकाल के अभ्यास कराएगा। अब सोचिए, भला थाने में अगर किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए जवान भी तैयार ना हो और उनके हथियार भी एक्सपायरी डेट के हो, तो बुलंदशहर और गाजीपुर जैसी घटनाएं अगर हुई तो उसमें हैरानी कैसी। शायद इसी आधी अधूरी तैयारी का ही नतीजा था बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत और गाजीपुर में सिपाही सुरेश वत्स की मौत। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस के थानों और जवानों में बस इतनी सी ही दिक्कत है,
बाकी सब ठीक है। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। यूपी के संभल में गन्ने के खेत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। दोनों रात के अंधेरे में बिल्कुल आमने सामने थे। अब किसी भी बल गोली चलाकर पुलिस या तो बदमाशों को ढेर कर सकती थी या उन्हें घायल कर सकती थी। लिहाजा संभल के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बंदूक बदमाशों की तरफ तानी और ट्रिगर दबा दिया, मगर गोली चली ही नहीं। हमेशा की तरह बंदूक ने धोखा दे दिया, लेकिन दरोगा जी ने हार नहीं मानी। हाथों में बंदूक पकड़े रहे और फिर अब बंदूक के ही ऐसी गोली चलाई कि बस पूछिए मत। अब जब बंदूक चलानी ही नहीं आएगी, कारतूस एक्सपायरी डेट का होगा, तो जाहिर है ठाए ठाए की जगह मुंह से ही ठाए ठाए की आवाज निकालकर अपराधियों को डराना पड़ेगा। एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने ठाए ठाए की आवाज क्या निकाली, किसी हिट हिंदी फिल्म के डायलॉग की तरह सुपरहिट हो गए। यूपी में संभल पुलिस के दरोगा मनोज कुमार ठाए ठाए की आवाज निकालकर खुद को फिल्मों के मनोज कुमार से कम नहीं समझ रहे थे। मनोज कुमार को अपनी अदाकारी के लिए बहुत से फिल्मी पुरस्कार मिले, मगर यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को तो उनकी ठाए ठाए वाली अदाकारी के लिए सीधे वीरता पुरस्कार से ही नवाज दिया गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।